हेलो, नमस्कार साथियों। एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2025 से संबंधित साइंस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के प्रश्न होंगे साथियों, जो सीधे तौर पे आप लोगों को आपके एग्ज़ाम में ज़रूर देखने को मिलेंगे। तो साथियों, आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि आपका कोई भी प्रश्न न छूटे। तो बिना देरी किए हुए चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। आज का पहला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछ रहा है कि मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण या उत्तल लेंस। साथियों, यहाँ आपसे पूछ रहा है कि मोटर गाड़ी के सामने कौन सा लेंस लगा रहता है। आप लोग थोड़ा बताएंगे इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वह होगा उत्तल दर्पण, ऑप्शन नंबर बी। एक नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी मोटर गाड़ी के चालक के सामने उत्तल दर्पण लगा रहता है। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है कि किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। यानी यहाँ आपसे पूछ रहा है कि किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो साथियों, इसका सही उत्तर होगा उत्तल दर्पण। यानी उत्तल दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। प्रश्न नंबर 3 है कि किस दर्पण से वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है। 3 नंबर प्रश्न कर रहा है कि किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो इसका सही उत्तर होगा अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है, इसलिए 3 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अवतल दर्पण। चलते हैं साथियों प्रश्न नंबर 4 की ओर। प्रश्न नंबर 4 बोल रहा है कि दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है, समतल, उत्तल, अवतल या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कि दाढ़ी बनाने में जो है वह अवतल दर्पण का प्रयुक्त होता है, इसलिए 4 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अवतल दर्पण। प्रश्न नंबर 5 है कि हरे पौधे कहलाते हैं उत्पादक, अपघटक, उपभोक्ता या आहार श्रृंखला। यहाँ आपसे पूछ रहा है साथियों कि हरे पौधे क्या कहलाते हैं, आप लोगों को बताना है। तो इसका सही उत्तर होगा उत्पादक। हरे पौधे जो है वह उत्पादक कहलाता है। 5 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, उत्पादक। चलते हैं प्रश्न नंबर 6 की ओर। प्रश्न नंबर 6 है कि पर्यावरण मुख्य रूप से कितने घटकों का बना होता है, 1, 2, 3 या 4। तो इसका सही उत्तर होगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, यानी पर्यावरण जो है मुख्य रूप से 2 घटकों का बना होता है। हमारा अगला प्रश्न है साथियों प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 कह रहा है पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं जलमंडल, स्थलमंडल, जैव मंडल, इनमें से सभी। यानी 7 नंबर प्रश्न कह रहा है कि पर्यावरण के अंतर्गत कौन आते हैं, जलमंडल, स्थलमंडल, जैव मंडल या इनमें से सभी। तो इसका सही उत्तर होगा इनमें से सभी। 7 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा कि पर्यावरण के अंतर्गत जलमंडल भी आते हैं, स्थलमंडल भी आते हैं, जैव मंडल भी आते हैं। हमारा अगला प्रश्न है साथियों प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 कह रहा है परावैंगनी किरण के कारण मनुष्य में कौन सा रोग उत्पन्न होता है, त्वचा कैंसर, एड्स, टाइफाइड या मलेरिया। तो इसका सही उत्तर होगा कि परावैंगनी किरण के कारण मनुष्य में जो है वह त्वचा कैंसर नामक रोग उत्पन्न होता है। 8 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं प्रश्न नंबर 9 की ओर। प्रश्न नंबर 9 कह रहा है साथियों कि पवनों का देश कहा जाता है
भारत को, फिनलैंड को, डेनमार्क को या अमेरिका को? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि पवनों का देश जो है वह डेनमार्क को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 10 है कि कार्य करने की क्षमता को क्या कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा कि कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है और बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। इसे भी आप लोग याद रखेंगे। प्रश्न नंबर 11 है साथियों, यहाँ आपसे पूछ रहा है गोबर गैस एक प्रकार की है, प्राकृतिक गैस, बायोगैस, लकड़ी या चूल्हा? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि गोबर गैस जो है एक प्रकार की बायोगैस है। 11 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला प्रश्न है साथियों प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 कह रहा है सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है सौर ऊष्मक, सौर कुकर, सौर सेल या विद्युत मोटर? तो इसका सही उत्तर होगा कि सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने का कार्य सौर सेल करती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 13 की ओर। प्रश्न नंबर 13 है कि तारापुर नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में, राजस्थान में, तमिलनाडु में या गुजरात में? तो इसका सही उत्तर होगा कि तारापुर नाभिकीय विद्युत संयंत्र जो है वह महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। 13 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र होगा। हमारा अगला प्रश्न है साथियों प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 कह रहा है काकरा पार नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, गुजरात या कर्नाटक? तो साथियों काकरा पार नाभिकीय विद्युत संयंत्र जो है वह गुजरात राज्य में स्थित है। 14 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी गुजरात। चलते हैं प्रश्न नंबर 15 की ओर। प्रश्न नंबर 15 कह रहा है मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं? 26, 14, 23 या 18? तो साथियों मनुष्य में जो है 23 जोड़े अर्थात 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। इसे आप लोग जरूर ध्यान में रखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 कह रहा है कोशिका में आनुवांशिक पदार्थ है डीएनए, गुणसूत्र, जीन या हरित लवक? इसका सही उत्तर होगा कोशिका में आनुवांशिक पदार्थ जो है वह डीएनए है। 6 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 17 है कि मलेरिया उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में उत्पन्न होता है? साफ जल में, गंदा जल में, मीठा जल में या इनमें से सभी? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि मलेरिया उत्पन्न करने वाला जो मच्छर होता है वह गंदा जल में उत्पन्न होता है। इसलिए 17 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 18 है कि डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में उत्पन्न होते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा साफ जल में। डेंगू उत्पन्न करने वाले जो मच्छर होते हैं वह साफ जल में उत्पन्न होते हैं। प्रश्न नंबर 19 है साथियों कि मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किस पौधों को चुना? मटर, चना, सेम या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर होगा मटर को। मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए साथियों मटर को चुना, इसका सही उत्तर होगा। चलते हैं आज के अंतिम प्रश्न की ओर। आज का अंतिम प्रश्न कह रहा है कि शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? अपचयन, संयोजन, विस्थापन या अपचयन? तो साथियों शरीर में भोजन का पचना जो है वह उपचयन अभिक्रिया है। 20 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए उपचयन, यानी शरीर में
भोजन का जो पचना है वह उपचयन अभिक्रिया है। तो धन्यवाद साथियों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।